आज इंशाल्लाह डोनेशन का जो रिबेट है वो हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने फॉरेन टैक्स क्रेडिट को डिस्कस कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डोनेशन का रिबेट। ठीक है। अच्छा, डोनेशन का जो रिबेट है उससे पहले उसका जरा कुछ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वो रिबेट वर्कआउट कैसे करते हैं, और उसकी लीगल जो इश्यूज हैं वो हम बाद में देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, बात ये कि मिसाल कभी एग्जाम्पल आपने कॉपी की थी, अगर टैक्सेबल सैलरी है मिस्टर सी की 4.8 मिलियन, अदर सोर्स की इनकम है 1.2 मिलियन, तो टोटल इनकम हम इसे कहेंगे 6 मिलियन। अच्छा, इस पॉइंट पर हम टैक्सेबल इनकम का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए कि अब हम टैक्स इनकम वर्कआउट करने के लिए कुछ चीजें और माइनस करेंगे। अच्छा, वो है ज़कात। ठीक है। अच्छा, ज़कात माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी वो है टैक्सेबल इनकम। तो पहली बात तो ये कि हम ज़कात कौन सी माइनस करेंगे, वो जो कि हमने ज़कात ऑर्डिनेंस के तहत पे की हो। ठीक है, ओके। अच्छा, एग्जाम क्वेश्चन में बहुत कॉमन होता है ज़कात पेड, उसकी मजीद इंफॉर्मेशन वो नहीं देते। हम ये अज्यूम कर लेंगे कि वो हमने ज़कात ऑर्डिनेंस के तहत पे की है, जो कि बैंक वगैरह डिडक्ट कर लेते हैं और ठीक है गवर्नमेंट के फंड में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, लेकिन अगर एग्जाम क्वेश्चन में आ जाए कि ज़कात पेड टू रिलेटिव्स, तो बात है कि साहब आपकी रिश्तेदारी सिर्फ गवर्नमेंट से हो सकती है। ठीक है। तो अगर आपने अपने किसी करीबी रिश्तेदार को जो कि ज़कात का मुस्तहिक भी है, आपने उसको ज़कात दे दी, तो वो आप यहाँ से माइनस नहीं कर सकेंगे, उस पर आपको मिलेगा सवाब। ठीक है। और जो ज़कात आप गवर्नमेंट के थ्रू देंगे उस पर आपको सवाब भी मिलेगा और टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, ओके। वो ज़कात आपको बताए कि वाकई में गरीब तक पहुंचती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़कात वाकई में सही लोगों तक पहुंचे, तो आप गवर्नमेंट को दें ताकि गवर्नमेंट उसे सही तौर पर मुस्तहिकीन में पहुंचाए। ओके। अच्छा ना, अब एक और सुनिएगा, जिस तरह से यहाँ हमने ज़कात माइनस की है, बिल्कुल इसी के से हम कुछ चीजें और भी माइनस करते हैं, जिससे हम कहते हैं डिडक्शंस फ्रॉम टोटल इनकम। अच्छा, इसका जिक्र हमारे है चैप्टर 2 पैरा नंबर 4.2 में। बल्कि काम करें, आप में जिसके पास बुक्स हैं वो जरा पैरा 4.1 निकाल लें जरा। पैरा 4.1 निकाल लिया आप लोगों ने। अच्छा, देखिए पैरा 4.1 में तो 5 हेड्स का जिक्र है, सैलरी, प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। अच्छा, इन 5 हेड्स का जो टोटल आएगा, अच्छा जरूरी के 5 के 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, जो भी हो, ओके, उनका टोटल आएगा, उससे हम कहेंगे टोटल इनकम। अच्छा, उसमें से फिर हम माइनस करेंगे कुछ चीजें। अच्छा, कुछ तो डायरेक्ट हम हेड ऑफ इनकम से माइनस कर देते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है तो वो बिजनेस इनकम में से माइनस हो जाएगा, सैलरीज हैं वो बिजनेस इनकम से माइनस हो जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी डिडक्शन हैं कि जिनका ताल्लुक किसी पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम से नहीं होता, जैसे ज़कात है। ज़कात का ताल्लुक किसी पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम से नहीं है, यही वजह है कि हमने उसको सैलरी में से डायरेक्टली माइनस नहीं किया, अदर सोर्स में डायरेक्टली माइनस नहीं किया, बल्कि हमने उसको टोटल इनकम से माइनस किया। तो अब जो चीजें आप टोटल इनकम से माइनस कर सकते हैं उसको मैं थोड़ा सा इनिशियली डिस्कस करूंगा, फिर पैरा 4.2 पर आएंगे तो फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक हमने जिक्र कर लिया ज़कात का, दूसरा हम जिक्र करेंगे डोनेशन, जो हम आगे बात करेंगे। तो डोनेशन हमारे पास दो तरीके से होते हैं, एक वो है जिस पर हम रिबेट वर्कआउट करते हैं, यानी कि टैक्स कम कर रहे होते हैं, और दूसरा वो डोनेशन है जिसको हम डायरेक्टली इनकम से माइनस कर देते हैं, जस्ट लाइक ज़कात। उसका जिक्र आज की क्लास में इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर अब एक और चीज होती है वर्कर्स वेलफेयर फंड, और एक होता है वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। वो जब हम बिजनेस इनकम पढ़ाएंगे तो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो होता क्या है। अच्छा, इसी के से एक और चीज है बैतुल माल फंड।
अच्छा, एक एक्ट है पाकिस्तान बैतुल माल फंड एक्ट 1991। देखिए उस जमाने की बात है जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बनाया एक पाकिस्तान बैतुल माल फंड एक्ट, और उसके तहत एक पाकिस्तान बैतुल माल फंड क्रिएट किया, और उसमें पैसा आएगा और फिर वो पहुंचेगा कहाँ तक, गरीबों तक जाएगा। अच्छा, तो अब प्रोविजन ये है कि उस एक्ट में लिखा हुआ ये है कि अगर आपका पैसा आप कंट्रीब्यूट करें पाकिस्तान बैतुल माल फंड में, तो उसको आप अपनी इनकम से माइनस कर सकते हैं, जैसे कि ज़कात माइनस करते हैं। ओके, इसी किसी एक और चीज सुनिए जो कि आपके काम की है, वो ये है कि आप लोग कर रहे हैं ICMAP का एग्जाम दे रहे हैं। ओके, अच्छा, इंशाल्लाह कुछ अरसे में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, इंशाल्लाह बोल दें। रमजान का महीना है, दुआ भी आप लोग करते होंगे यकीनन। ओके, तो जब आप इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे, तो क्या आप ICMA को उसके बाद भी पैसे दे देंगे? यस, इसलिए कि अभी तो आप दे रहे हैं एग्जामिनेशन फीस, फिर आप देंगे मेंबरशिप फीस, फिर आप क्या देंगे, मेंबरशिप फी। तो अब जो मेंबरशिप फीस आप पेमेंट करेंगे ना, वो भी आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं, जस्ट लाइक ज़कात। ज़कात समझ के नहीं, जैसे ज़कात माइनस करते हैं उससे यहाँ से आप माइनस कर सकते हैं। तो बात है कि अगर कोई क्वालिफाइड बंदा है, प्रोफेशनल क्वालिफाइड है, तो वो अपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन को जो सब्सक्रिप्शन देता है एनुअली जो भी है, वो उसको टैक्स बेनिफिट उसका मिल सकता है। खैर, ये चीज़ हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आप आगे आए तो ये हमारा साइलेंट केस है। अच्छा, कैसे पता साइलेंट केस है? हमने क्या किया कि टैक्सेबल सैलरी 4.8 मिलियन डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम 5.95 मिलियन, ठीक है, तो ये आपका हो गया 75% से ज्यादा। तो जहां टैक्सेबल सैलरी का रेशियो एज कम्पेयर टू टैक्सेबल इनकम 75% से ज्यादा हो, तो वो क्या होता है, साइलेंट केस होता है। अच्छा, फिर जो हमने चैप्टर 2 के शुरू में आपके साथ स्लैब डिस्कस किया था, उसके मुताबिक टैक्स कितना बना, 5 मिलियन पर 6,70,000 एक्सीडिंग फिगर का 22.5%, तो ग्रॉस टैक्स आपका आ गया 883,750, ठीक है ना। ओके, अच्छा, अब ये इलस्ट्रेशन है ना, तो उसमें फिगर्स गिवन है। ओके, तो हमने आपको ये बताया कि डोनेशन में शशि ने डोनेशन पे किया कितना, 2 लाख रुपए। अच्छा, अब ये 2 लाख रुपए का डोनेशन है, इस पर आपको मिलेगा रिबेट, कैसे, A डिवाइड बाय B इंटू सी, ये वही आपका एवरेज रेट हो गया। ये क्या है, टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, कौन सी टैक्स लायबिलिटी, डोनेशन का रिबेट कैलकुलेट करने से पहले, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डोनेशन का रिबेट कैलकुलेट करने से पहले कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट आ रहा है, फुल टाइम टीचर अलाउंस आ रहा है, तो वो माइनस करने के बाद, ठीक है ना, अगर कोई फुल टाइम टीचर अलाउंस आ रहा है तो माइनस करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो हम यहाँ पे लेंगे। अच्छा, डिवाइड बाय बी, बी क्या है, टैक्सेबल इनकम, ठीक है, और सी क्या है, ये डोनेशन की फिगर है। तो रिबेट पे कैलकुलेट करने की कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, जैसे कि हमने देखा ना, फुल टाइम टीचर अलाउंस के लिए 25% फिक्स था, तो यहाँ परसेंटेज फिक्स नहीं है, यहाँ आपका है एवरेज रेट, और जितनी आपकी इनकम ज्यादा होती है उतना ही आपका एवरेज रेट इंक्रीज होता है। तो ये जो रिबेट है डोनेशन का, इसका फॉर्मूला क्या है, A डिवाइड बाय B इंटू सी, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे इसी टैक्स पेयर ने शेयर्स भी परचेज की, ये फिगर भी गिवन है इस इलस्ट्रेशन में। अब इसके लिए भी हम एवरेज रेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हुआ ये कि अब यहाँ पर एवरेज रेट कौन सा होना चाहिए, होना तो ये चाहिए 854,044, ठीक है, इससे पहले वाला टैक्स लायबिलिटी। लेकिन इसके लिए उन्होंने लॉ में ये बात स्पेसिफाई कर दी कि जो आप डोनेशन के लिए एवरेज रेट लेंगे, A डिवाइड बाय B लेंगे, वही सेम फिगर आप लेंगे फॉर शेयर्स, और वही फिगर आप लेंगे फॉर एक और चीज है APF अप्रूव्ड पेंशन फंड। तो ये इलस्ट्रेशन तो आप लोग कॉपी कर चुके हैं। ओके, अच्छा, अब एक काम करते हैं कि हमें सीक्वेंस का फॉलो करनी है और किस में क्या रेट लेना है, परसेंटेज क्या लेनी है, इसके लिए। अच्छा, ये स्लाइड आपकी बुक में नहीं है, पहले समझ लें फिर आप इसे क्लिक कर लीजिएगा, लिखोगे। सबसे पहले है टीचर अलाउंस, फिर है बहबूद, फिर है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, और उसके बाद एक लिस्ट है ना जिसमें डोनेशन है और शेयर्स है और हेल्थ इंश्योरेंस है और अप्रूव्ड पेंशन फंड है। तो बात ये है कि इसमें
तीन चीजें ऐसी हैं जिसके लिए फॉर्मूला सेम होगा। वो तीन चीजें क्या क्या हैं? चैरिटेबल डोनेशन है, शेयर्स है, एंड अप्रूव पेंशन फंड है, यानी कि 1, 2 एंड 4। इसके लिए सेम फॉर्मूला है। तो जो आप A डिवाइड बाय B लेंगे डोनेशन के लिए, वही सेम A डिवाइड बाय B आप लेंगे किसके लिए? शेयर्स के लिए। सेम फिगर किसके लेंगे? APF के लिए, अप्रूव पेंशन फंड के लिए। लेकिन जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात आएगी तो वहां पर आप सेम फिगर नहीं लेंगे। वहां क्या लेंगे? शेयर्स का रिबेट माइनस करने के बाद जो टैक्स एबिलिटी होगी वो आप कंसीडर करेंगे फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है ना? तो चलिए काम करते हैं, इसको आप जरा क्लिक कर लें, और जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आएंगे या हेल्थ इंश्योरेंस पर आएंगे तो फिर एक मतलब इस सीक्वेंस को आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है? अच्छा ना, अब उसके बाद ये तो हमने जरा एक स्ट्रक्चर देखा कि हम रिबेट वर्कआउट कैसे करते हैं। लेकिन रिबेट वर्कआउट करने के लिए क्या कुछ कंडीशंस हैं? यस, जैसे सुने, अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट। अच्छा, टैक्स क्रेडिट का वर्ड इस्तेमाल करें या रिबेट का, बात तकरीबन एक ही है। ऑन द डोनेशन इन कैश थ्रू बैंकिंग चैनल और इन काइंड। अच्छा, तो अब अगर आप किसी इदारे को डोनेशन देना चाहते हैं तो आप अगर कैश देना चाहते हैं तो कैश नहीं देंगे आप क्या देंगे? क्रॉस चेक देंगे, या पे ऑर्डर देंगे, या ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे, जो भी है। तो आपको बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करना होगा। इससे एक बात पता चली कि अगर आपने कैश डोनेशन दे दिया तो उस पर आपको रिबेट नहीं मिलेगा। अगर आपने कैश में डोनेशन दिया है तो उस पर आपको रिबेट नहीं मिलेगा। अच्छा, अब एग्जाम में अगर वो कहते हैं डोनेशन पेड, ये नहीं बताया कि पेमेंट कैसे की, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये बैंकिंग चैनल के जरिए है। ठीक है? अच्छा, दूसरे कि आप डोनेशन जो है वो इन काइंड भी दे सकते हैं। अच्छा, इन काइंड क्या होता है? जैसे कि आप देखते हैं आजकल लोग राशन दे रहे हैं, तो राशन तो बैंकिंग चैनल के जरिए नहीं हो सकता। ठीक है? या जल्जला आया तो लोगों ने अपने घर के बर्तन, खाने पीने की चीजें दी, वो फिर मार्केट में पहुंची, वहां से लोगों ने फिर दोबारा परचेज किया ताकि आगे सैलाब आए तो फिर वही चीजें दोबारा से डोनेशन में दे सकें। तो इन काइंड आप दे सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ग्रुप में एक वॉइस मैसेज भी भेजा है। वो ये है कि यहाँ पर असल में 1 घंटा जरा कम है। दूसरा एक और मसला आ रहा है कि हमारी जो मस्जिद है उसमें जमात जरा जल्दी हो रही है, तो 5:30 पर असर की जमात है। क्योंकि तो हम एक काम करेंगे, 5:25 पर इसको खत्म करके और नमाज के लिए जाएंगे, तो ये टाइम और कम हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे आखिरी 10 दिन आ रहे हैं, ईद का दिन आ रहा है, तो ये टाइम जरा कम है। तो उसके लिए क्या करना ये पड़ेगा कि आपको खुद भी थोड़ी सी एफर्ट्स करनी होंगी। जो हम क्लासेस करें वो तो इंशाल्लाह करते रहेंगे, लेकिन अगर जून के बाद और ईद के बाद अगर इंस्टीट्यूशन ओपन हो गया और फिजिकल क्लासेस का सिलसिला शुरू हो गया, तो अब तो हम एक्स्ट्रा क्लास रख करके कवर कर सकते हैं। लेकिन मुझे आसार लग नहीं रहे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट को अभी मस्जिद कुछ पैसे चाहिए, तो जब तक उन्हें पैसा नहीं मिलेगा पूरा, उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन तो खोलना नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब ऐसे में है, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है बहरहाल। तो बात ये कि साहब तो हम क्या करें? अच्छा, जूम में मसला ये कि साहब ISME की जो बिल्डिंग है वहाँ तो बहुत सारे रूम्स हैं, जूम में तो इनके पास रूम जरा एक या दो है मेरा ख्याल है। ठीक है? तो ऐसे में हमने ये किया है, अच्छा एक मिनट, ये देखिए, ये जो हमारे वीडियो लेक्चर है ना, उनमें एक बात समझा, कोई और टीचर वीडियो लेक्चर बनाए तो उसमें डेफिनेटली शायद वो सारी चीजें ना हो। लेकिन क्योंकि हम CA फाइनल में तो क्लासेस करते ही नहीं है ना, वहां तो होते ही ऑनलाइन लेक्चर है, मतलब रिकॉर्ड लेक्चर होते हैं। तो हमने लेक्चर इसी तरह से रिकॉर्ड किए हैं जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर हमारा चैप्टर 1 का वीडियो लेक्चर देखेंगे तो जो हमने आपको जूम के जरिए पढ़ाया है और जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है उसमें आपको कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। हाँ, यहाँ क्या होता है, एक चीज कई मतलब रिपीट होती है, वहां रिपीट नहीं होती, लेकिन आप खुद थोड़ा पीछे जाके दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है? तो अगर आप कुछ चैप्टर वहां से कर लेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर से, तो इंशाल्लाह कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए।
दूसरा आपकी जो भी क्वेरीज हों आप ग्रुप में आकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे इस जूम लेक्चर के जरिए सिलेबस आधा भी मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा है, विदाउट रिस्पेक्ट। ओके, तो बात है कि साहब आपको अपने तौर पर कोशिश तो करनी पड़ेगी, और ये सारे वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद हैं, तो इसके लिए कम से कम थैंक यू बोल दो, ना शुक्र हूँ। ठीक है, अच्छा मैं जरा पढ़ लूँ क्या लिखा है। सर लेक्चर जो अपलोड हो जाएंगे तो क्लासेस इसी तरह रेगुलर क्लासेस भी होंगी, क्लासेस इस तरह चलती रहेंगी, लेकिन आपको कुछ चैप्टर्स आगे जा करके और बल्कि हम एक काम कर सकते हैं, सुनाएं, मैं कोशिश करूंगा कि सेल्स टैक्स के लेक्चर हम पहले से अपलोड कर दें, तो वो आप खुद अपने तौर पर वीडियो लेक्चर से देख लें, और अगर बाद में हमें क्लास में टाइम मिला तो करवा देंगे, वरना आप खुद कर लेंगे। कम से कम एक पोर्शन तो आपका रह ना जाए, हम क्लासेस खत्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है कि फिजिकल क्लासेस कैसी होंगी, इसलिए कि अभी तो इस वक्त जो है जूम के ऊपर इस्लामाबाद का बच्चा भी है, तो कोई मसला नहीं है, वो कराची आ जाए या मुझे इस्लामाबाद बुलवा लें। ठीक है, ओके, तो ये आपके मसले आएंगे कि फिजिकल क्लासेस अगर हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं। ठीक है, ये भी मसले होंगे, वैसे उसके चांसेस बहुत कम हैं। अच्छा, नंबर ऑफ केसेस आर राइजिंग एवरी डे, हाँ बिल्कुल, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ, बल्कि माफी मांगने के तैयार हूँ। ठीक है, अच्छा ना, अगर किसी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है तो सर वो भी इंजॉय कर सकता है। अच्छा ना, अब खैर अब हम आगे चलते हैं, वरना ये क्वेश्चन आंसर सारे चलते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से चले जाना। अच्छा, एक तो बेसिक कंडीशन ये हो गई कि आप पेमेंट करेंगे थ्रू बैंकिंग चैनल, दूसरा आप डोनेशन हर एक को नहीं दे सकते आप। डोनेशन देने के लिए जरूरी है कि आप किसको पे करेंगे। देखिए, सबसे पहले डोनेशन आप दें बोर्ड ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ। अच्छा, इसका मतलब है बेसिकली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज, इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं आती है, इसलिए कि कराची यूनिवर्सिटी के लिए अलग से लॉ बना है। ठीक है, अच्छा, बोर्ड ऑफ एजुकेशन कौन सा है, मैट्रिक बोर्ड है, इंटर बोर्ड है। ओके, अच्छा, इसको आप डोनेशन दे सकते हैं। उसके बाद आप डोनेशन दे सकते हैं एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल पाकिस्तान एस्टैब्लिश और रन बाय, तो ये भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, इनको आप डोनेशन दे सकते हैं। अच्छा, उसका फिर अच्छा, इसे किसे आप डोनेशन दे सकते हैं, इसको अब देखिए ए और बी तो है आपका गवर्नमेंट, सी में गवर्नमेंट के इदारे भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें 99% आपके कौन से होते हैं, जो कि प्राइवेट इदारे होते हैं। अच्छा ना, अब उसके बाद ये जो प्राइवेट इदारे हैं, इसमें देखते हैं हम सी में एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिस इदारे को आप डोनेशन दें वो एनपीओ होना चाहिए, वो कमर्शियल एंटिटी ना हो, अप्रूव्ड बाय द टैक्स अथॉरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ डोनेशन, ऐसे एस्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, ठीक है, चैरिटेबल वेलफेयर और प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स वगैरह। अच्छा, अब वो जो किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या हम आईसीएमए को डोनेशन दे सकते हैं, तो ये देखिए पैरा सी में आईसीएमपी क्या एक नॉन प्रॉफिट इदारा है, यस। अच्छा, इस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन बिल्कुल है। अच्छा, अप्रूव्ड बाय द टैक्स अथॉरिटी, ये हमें नहीं पता, ये जाके वहां पता करें, और अगर वो आपसे कहें कि हमने अप्रूवल लिए, डोनेशन ले हम ले रहे हैं आजकल, तो आप डोनेशन दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा ना, उसके बाद फिर अब देखिए, अब इससे एक और चीज पता चली, वो ये कि अगर आपको बताया जाए डोनेशन पेड, कुछ नहीं बताया कहाँ पे किया, कैसे किया है, तो हम अज्यूम करेंगे कि बैंकिंग चैनल है, हम अज्यूम करेंगे कि इन तीनों में से किसी को हमने पे किया है। लेकिन अगर वो कह दें आपको कि डोनेशन पेड इन कैश, रिबेट वर्कआउट नहीं करेंगे, वो आपसे कहते हैं डोनेशन पेड टू एन टू अ कमर्शियल एंटिटी जो कि अनअप्रूव्ड है, ठीक है, तो हम उसको डोनेशन पे नहीं करेंगे, रिबेट वर्कआउट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चैरिटेबल पर्पस किससे कहते हैं, ये डेफिनेशन आप और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है, वही चीज रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, ओके, अच्छा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, राइट। इसके बाद अब असल चीज ये है कि डोनेशन आप देंगे तो ऐसा ना हो कि सारा का सारा अमाउंट आप डोनेशन दे दें, सारी टैक्स इनकम डोनेशन दे दें, आपकी टैक्स एफडी जीरो हो गई। तो डोनेशन के ऊपर एक लिमिट है। अच्छा, लिमिट कितनी है, एक्चुअल डोनेशन, और अगर इन काइंड है तो उसकी एफएमई, तो चलें इन काइंड को फिलहाल छोड़ दें।
दूसरा क्या है 30% ऑफ टैक्स इनकम और कंपनी है तो 20%। तो चलिए अगर हम इंडिविजुअल की बात कर लें तो हम इसी पैराग्राफ को बहुत सिंपल कैसे कर सकते हैं कि डोनेशन में के फॉर्मूले में जो पैरा सी है, जो पैरा सी है वो क्या होना चाहिए, लोअर ऑफ एक्चुअल डोनेशन और 30% टैक्स इनकम। अच्छा इस इसको समझाने के लिए अगर मैं आपको जरा एग्जांपल पे ले आऊं, देखिए यहाँ पर इस जगह सोचने जरा, कैलकुलेटर होगा ना आपके पास, तो एक काम कीजिएगा, आपकी टैक्स इनकम है 5.95 मिलियन, इसका जरा 30% वर्कआउट करें, इसका जरा आप 30% वर्कआउट करें तो ये तकरीबन बन जाएगा 1.7 मिलियन, सही ना, ओके 1.7 समथिंग, ओके। अच्छा आपके पास डोनेशन है 2 मिलियन 2 लाख रुपए, सॉरी। अच्छा अगर यहाँ डोनेशन की फिगर 2 लाख की जगह 20 लाख रुपए होती, अगर 2 लाख की जगह 20 लाख रुपए होती तो हम क्या करते हैं कि हम फिर 1.785 मिलियन लेते हैं। तो यहाँ जो डोनेशन की फिगर है ना, देखिए पैरा ए बी सी क्या है, ए है 883,750, ये सेम रहेगा, 5.95 सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो 2 लाख रुपए लिखा है येलो कलर में, ये फिगर है कौन सी, एक्चुअल डोनेशन और 30% टैक्स इनकम विच एवर इज लोअर, ओके। अच्छा ना, अब उसके बाद एक और मैं आपके साथ जरा क्वेश्चन शेयर करूं। देखिए एवरेज रेट तो आपको पता है क्या होता है, ए डिवाइड बाई बी, ठीक है, ओके, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा अब मैं ये लिमिट को समझाने के लिए मैं आपको एक पुराने आईसीएमए का क्वेश्चन है उसका रेफरेंस देना चाहूंगा, काफी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए वो ये कि एक है मिस्टर ए, अच्छा उनकी अपनी टैक्सेबल इनकम है 10 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा हुआ ये कि उनके दादाजी का इंतकाल हो गया और उन्हें इनहेरिटेंस में मिल गए 5 करोड़ रुपए, ठीक है। अच्छा ये हमने आपको लेक्चर वन में बताया था कि जो पैसा इनहेरिटेंस के थ्रू मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता है, वो कैपिटल शीट होती है, तो वो तो एग्जाम्प्ट हो गया, तो उनकी इनकम तो वही 10 लाख रुपए रही। तो अब ऐसे में दादाजी के इंतकाल पर लोग आए और उन्होंने आकर के मिस्टर ए को मुबारकबाद दी, तो मुबारक हो 5 करोड़ मिल गए। अच्छा अब मिस्टर ए ने ये कहा कि देखिए बालिक साहब, जिसका जो वक्त लिखा है वो लिखा है ना, वक्त से पहले ना, मैं तो बहुत अरसे इंतजार कर रहा था बहरहाल। तो अब ऐसे में हुआ क्या, जब 5 करोड़ रुपए उनको मिल गए बैठे बिठाए, उन्होंने कहा चले डोनेशन देते हैं, तो उन्होंने 25 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया बैंकिंग चैनल अप्रूव इदारे को, ठीक है ना। अब इनकम उनकी है 10 लाख रुपए, डोनेशन दिया 25 लाख रुपए। अब बताइए आप ए बी सी, तो जो सी है उसमें फिगर क्या आएगी, उसमें फिगर आएगी एक्चुअल डोनेशन 25 लाख या फिर 10 लाख का 30% विच इज लोअर, तो 3 लाख पर आपको रिबेट मिलेगा, बाकी फिगर पर आपको रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ओके ना। अच्छा इसके बाद अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब डोनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, एक तो होता है डोनेशन जिस पर आपको रिबेट मिलेगा, एक वो डोनेशन है जिस पर आपको रिबेट नहीं मिलेगा, बल्कि आप उसे ज़कात की तरह इनकम में से डायरेक्टली मैनेज कर लेंगे। अच्छा दोनों का इफेक्ट ये होगा कि आपकी टैक्सेबिलिटी कम हो रही है, लेकिन फर्क होगा, तो सुने गौर से, अगर आपके पास कोई डायरेक्ट रिडक्शन वाला रिबेट है तो वो तो आपकी इनकम को कम करेगा, इनकम को कम करेगा तो आप पर टैक्स ज्यादा कम होगा, क्योंकि रिबेट में तो आप एवरेज रेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो रेट मैक्सिमम अप्लाई करें वो तो इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो अब ऐसे में जरा ये प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, डोनेशन टू सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, ये कौन से हैं अभी हम आपको बताते हैं। डोनेशन टू सर्टेन इंस्टीट्यूशंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 61 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल आर स्टेट डिडक्शंस फ्रॉम इनकम ऑफ द डोनर इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग रिबेट एट एवरेज रेट। तो वो जो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं वो अभी हम कुछ एग्जांपल देंगे आपको, उनको अगर डोनेशन दोगे तो आप उसको डायरेक्टली इनकम से माइनस कर दोगे। अच्छा फिर मैक्सिमम 30% लिमिट यहाँ पर भी अप्लीकेबल होगी, लेकिन एक बेनिफिट आपको क्या दिया कि अगर आप सेकंड शेड्यूल में डोनेशन देते हैं उन स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस को, तो आप पेमेंट चेक के जरिए भी कर सकते हैं और बैंकिंग चैनल के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है, कैश भी कर सकते हैं और चेक भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या, अब एक और चीज सुनेगा, एग्जाम में हम क्या करें, हमें क्या पता कौन सा इंस्टीट्यूशन है,
और वो जो क्लॉज 61 में 50 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन लिखे हुए हैं, क्या वो सब आपको याद होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो बात ये है कि वो जो क्लॉज नंबर 61 है सेकेंड शेड्यूल, उसमें तो बहुत ही स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं, गिने चुने 50 के करीब होंगे नजर। लेकिन जो सेक्शन नंबर 61 में जिसमें रिबेट मिलता है, उसमें तो हजारों की तादाद में इंस्टीट्यूशन है। आपको खुद अंदाजा है पाकिस्तान में चैरिटेबल इदारे कितने हैं, बहुत सारे हैं। ओके, तो वो चूंकि जनरल कंसेप्ट है, तो अगर वो एग्जाम में कुछ मेंशन ना किए जाए तो हमें रिबेट कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो मेंशन कर दें कि साहब स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन है, क्लॉज नंबर 61 है, सेकंड शेड्यूल है, तो फिर हम जाएंगे किसकी तरफ? डिडक्शन की तरफ। अच्छा, अब ये आइडिया लेने के, अच्छा डोनेशन के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आती है। तो अब सुने, हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई है, सिलेक्टेड लिस्ट, ठीक है। ओके, इसमें ताकि आपको याद रहे और कुछ एग्जांपल आप दे सकें, तो वो इंस्टीट्यूशन जिनको डोनेशन देकर के आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन असल में बार बार आ रहा है कि ग्रुप में हम कैसे ऐड करेंगे और बुक्स कौन से रिकमेंड करें। शायद आपने लेट ज्वाइन किया होगा। तो एक काम करें, बुक्स ऐसा है कि हमारी बुक है एडवांस टैक्सेशन नोट्स बाय खालिद पेटीवाला के नाम से, वो आप को लेनी होगी। उसके लिए आप ग्रुप में अगर जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हमने बाकायदा एक फोन नंबर दिया है जहां कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप में जाने के लिए आपको हरी साहब को कांटेक्ट करना पड़ेगा, ICMP के, ठीक है। अच्छा ना, उसका फिर देखिए, ये है स्पोर्ट्स बोर्ड रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स। अच्छा, ये सुनते के साथ सबसे पहले जहन में आपके आता है PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। खैर उसको डोनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फुटबॉल एसोसिएशन है, उसको डोनेशन की जरूरत है। आप डोनेशन दे करके उसको डायरेक्टली इनकम से माइनस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है फातमी फाउंडेशन। ये आपको पता है कि सोल्जर बाजार कराची में एक इदारा है, और ये ब्लड वगैरह में ज्यादा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा ना, और मेरा ख्याल है कि ये अलहमद एकेडमी में फातमी फाउंडेशन वाले आ चुके हैं और स्टूडेंट्स का वो ब्लड लेके जाते हैं। मेरा ख्याल है कि ICMP में भी आए होंगे, या इंडस हॉस्पिटल वाले भी आते हैं। बहरहाल, तो आपने क्या कभी फातमी फाउंडेशन को ब्लड दिया है? दिया होगा, इसलिए कि फातमी फाउंडेशन वाले जो लोग ब्लड देते हैं उन्हें फिर जूस का एक डब्बा और बिस्किट का एक डब्बा देते हैं, ठीक है। तो आपके ब्लड की फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। अच्छा ना, अब हम बात करते हैं कि ये तो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, वो जो जनरल इंस्टीट्यूशन हैं जिस पर आपको रिबेट मिलेगा, वो 1000 की तादाद में है, ठीक है। ओके, अच्छा, उसके बाद फिर सिटीजन फाउंडेशन, ये आपको पता है कि एजुकेशन में काम कर रहे हैं, तो इनको डोनेशन देकर के आप रिबेट वर्कआउट नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्टली इनकम से माइनस करेंगे। अच्छा, फिर आपके पास एक और इदारा लिखा होगा, डिसेबल्ड फाउंडेशन। अच्छा, ये है नाबीनाओं का, नाबीना जो हजरात हैं उनका एक इदारा है फेडरल BRM में। खैर उसका जिक्र यहाँ पे मैंने नहीं किया है। अच्छा, उसके बाद है पुलिस। तो पुलिस को आप डोनेशन दे करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आप कहेंगे हम तो डोनेशन देते रहते हैं पुलिस को, तो बात है कि साहब पुलिस को आप डोनेशन नहीं देते, अपनी हरकतों का खमियाजा भुगतते हैं आप। बहरहाल, अच्छा, गौर से सुनिएगा, ये पुलिस कौन सी है? ये एक इदारा है, CPLC, अलग है इदारा ये पुलिस का एक इदारा है, इसको आप डोनेशन दे सकते हैं। लेकिन आपने अगर सड़क पे खड़े हुए पुलिस वाले को डोनेशन दिया है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह मेमोरियल अवार्ड सोसाइटी। ये डोनेशन, ये कौन सा इदारा है, इसको क्यों पैसा चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इसको आप डोनेशन दे करके और टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अल्लामा इकबाल मेमोरियल फंड, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान बनेगा, लेकिन उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान बनने के 17 साल के बाद भी उनके नाम से पैसा लेते रहेंगे लोग। ओके, अच्छा ना, उसके बाद फिर शौकत खानम। अच्छा, आपको पता है क्या है? ये इमरान खान का अ, ठीक है, अच्छा देखोगे,
अच्छा, इसमें काम कर सकते हैं बेटा कि आप YouTube पे जाएं और लेक्चर को पोर्शन रिवाइज कर लें, क्योंकि नमाज के बाद फिर वापस आएंगे तो आपकी क्लास का टाइम खत्म हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा, शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट लाहौर, सुने गौर से। ये जो पहला जो इनका बना था शौकत खाना, ये बना था लाहौर वाला, तो उसको उन्होंने पर डाल दिया। अच्छा, अब बन रहा है कराची का और शायद पेशावर का बन रहा है, वो इसमें नहीं आ रहा है। तो सुने, शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट जो कराची है वो जनरल कैटेगरी में आ रहा होगा, तो उस पर आप रिबेट वर्कआउट करेंगे, लेकिन लाहौर वाले को आप डायरेक्ट इनकम से माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है नेशनल म्यूजियम, नेशनल लाइब्रेरीज। तो कराची में एक नेशनल म्यूजियम है, आई एम श्योर कि आप में से शायद ही कोई नेशनल म्यूजियम के अंदर गया हो, ठीक है ना, और बहुत सारों को पता भी नहीं होगा कि नेशनल म्यूजियम है कहाँ पर, ठीक है। ओके, तो चलिए, नेशनल म्यूजियम है SM लॉ कॉलेज के बराबर। अब आप पूछें SM लॉ कॉलेज कहाँ पर है, तो वो नेशनल म्यूजियम के बराबर है, दोनों कहाँ पर हैं, बराबर बराबर हैं, ठीक है। चलें, ये नेशनल म्यूजियम जो है ये आपका है जनाब आर्ट्स काउंसिल के पीछे, FBR के सामने। FBR के ऊपर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, आर्ट्स काउंसिल के सामने के पीछे ही है, ठीक है, तो आप जाएं। अच्छा, उसके बाद अब एक और इदारा है, अच्छा ये सुने, ये तो जनाब दुनिया में कोई आफत आए पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फंड स्टार्ट हो जाता है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का अगर कोई फंड है उसको आप डोनेशन देंगे तो डायरेक्टली इनकम से माइनस करोगे, ओके। अच्छा, इसका फिर बाग कायद-ए-आज़म प्रोजेक्ट, ये एक जमाने में मज़ार कायद-ए-आज़म था, आजकल ये बाग कायद-ए-आज़म है, और लोग जाकर के वहां पर, आपको पता है कि सारे कल्चर प्रोग्राम वहीं पर होते हैं, डांस पार्टी वहीं पर होती हैं। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी का जलसा होता है तो उसमें भी नाच गाना होता है, तो जिसने पाकिस्तान बनाया उसकी कब्र के पास खड़े होकर के आप नाच गाना कर रहे होते हैं, ओके। ना सिर्फ ये बल्कि बहुत कॉमन स्टेटमेंट होता है आपके पार्ट पर भी, यार बहुत बोर होने क्या करें, चलो मज़ार कायद-ए-आज़म चलते, मजा आएगा, ठीक है। तो एक पिकनिक पॉइंट बना के रखा हुआ है, ओके। तो देखिए, होता ये है कि साहब वो जो मज़ार है, कब्र है ना किसी की। अच्छा, इस्लाम में कंसेप्ट क्या है, क्या हमें किसी कब्र पे जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए? वहां जाके फातिहा पढ़ें, और जब वहां जाएं तो आपको अपनी मौत याद आनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कायदे का मज़ार जाकर के किसी को अपनी मौत याद आती होगी, जिसको थोड़ी बहुत याद हो ना वो भी भूल जाएगा, ठीक है। चले बहरहाल, अच्छा उसके बाद देखिए आप, ये आपको याद होगा डैम बनेगा तो पाकिस्तान बचेगा, ठीक है। तो डैम तो बना नहीं ना बनना है, लेकिन उसका फंड चल रहा है, तो अगर आप डैम फंड में अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो वो आप डायरेक्टली इनकम से माइनस कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब एक और चीज सुनेगा, एक तो आपके पास है क्लॉज 61। अच्छा, सेकंड शेड्यूल में कुछ और भी क्लॉजेस हैं, उसका इफेक्ट भी वही होता है जो कि क्लॉज 61 का है, डायरेक्ट इनकम से माइनस करेंगे, लेकिन फर्क पता है क्या है, ये जो 61 के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इस पर 30% की लिमिट है, लेकिन बाकी जो क्लॉजेस हैं उसमें 30% की लिमिट नहीं है, ओके। अच्छा, अब मैं उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। ये 2000, ये टेररिज्म का बहुत पहले की बात है, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल फंड बना फॉर विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ओके। उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का, वो इंटरनेट डिस्प्लेस पर्सन के खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हुआ, वहां से कुछ लोग बाहर निकले, उनके लिए फंड बना, ओके, वो वापस चले गए, फंड यहीं पर रह गया। अच्छा, फिर 2010 में फ्लड आया था, उसका फंड बना। तो ये सारे जो फंड्स हैं, अच्छा अभी इस समय एक चीज ऐड नहीं की है, वो आपका है पेंडेमिक फंड, जो है एहसास प्रोग्राम जो भी है, उसमें जो फंड देंगे वो भी इसी कैटेगरी में आ रहा है, उसके भी अलग से नोटिफिकेशन आ चुका है। तो फर्स्ट सिर्फ इतना सा है कि इस पर लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। अच्छा, अब एग्जाम पर्पस के लिए इतनी स्पेसिफिक स्टडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो CA फाइनल में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो अब ये जो 6 लाख रुपीज है, इस पर कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, ये लिमिट से ज्यादा तब भी हम पूरे 6 लाख रुपए माइनस करेंगे। और आपको पता है कि IC में जो एग्जामिनर है वो अच्छे खासे क्वेश्चन CA फाइनल और कैफ लेवल से पिक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ना, इसके बाद अब डोनेशन इन काइंड। अच्छा, ये आज हम पता है मुकम्मल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, बात ये कि डोनेशन इन काइंड,
अच्छा, अब ये जो चीज आपके सामने है, डायमंड की रिंग, क्या आप ये किसी को डोनेशन में दे सकते हैं? यस। आपके सिस्टर की शादी हो रही है, वो लोग जनाब डायमंड की रिंग जहेज मांग रहे हैं, तो आप उसे ज़कात के पैसों में से दे सकते हैं? यस। वो बेचारा गरीब है, ठीक है, प्रोफेशनल भिखारी है, ठीक है, तो जहेज मांगने वाले कौन होते हैं? प्रोफेशनल भिखारी होते हैं, बल्कि उससे ज्यादा खराब होते हैं। बहरहाल ठीक है, अच्छा नहीं। अब सुनिए कंसेप्ट क्या है। आपने चेक दिया, तो भाई 5 लाख का चेक है तो 5 लाख रुपए की उसकी वैल्यू है। डोनेशन इन काइंड में वैल्यू का मसला आ सकता है, वैल्यू क्या लेंगे? अच्छा, वैसे तो कंसेप्ट है फेयर मार्केट वैल्यू, क्या आप एफएमवी ले लें, लेकिन इनकम टैक्स रूल्स में वो भी रूल नंबर कहां पर 228 में जाकर उन्होंने बताया कि हर चीज के लिए एफएमवी नहीं है, कुछ केसेस के लिए एफएमवी है और कुछ केस के लिए स्पेसिफाइड फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर जिक्र हो रहा है स्पेसिफाइड फॉर्मूलों का, ठीक है ना। अच्छा, डोनेशन काइंड पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं और प्रैक्टिकल वर्किंग भी होती है, तो चलें इसका आप नंबर ए पढ़ें। देखिए ये क्या होता है, इंडस हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहा है, ओके, कुरंगी में ये है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो ये हो सकता है कि कोई वहां जाए और उनसे कहे कि जनाब अगर आपको कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट चाहिए तो आप हमें बताइए, और अगर बाहर से मंगवाने होंगे तो हम आपको इंपोर्ट करके देंगे। तो अगर हमने इंडस हॉस्पिटल को कोई सर्जिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट करके दिया है तो उसकी एफएमवी नहीं होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम ड्यूटी अलॉन्ग विद ऑल ड्यूटीज एंड चार्जेस पेड बाय द डोनर। उसने अगर हमने इंपोर्ट किया है और हमारे हिसाब से वैल्यू है 10 लाख रुपए, ठीक है ना, लेकिन कस्टम डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि वो कस्टम ड्यूटी इंपोज करने के लिए उसकी वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। तो क्या ख्याल है आपका, ज्यादा एस्टिमेट करेंगे कम एस्टिमेट करेंगे? उन्होंने तो ज्यादा एस्टिमेट करनी है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 12 लाख रुपए एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, और फिर उसमें 3 लाख रुपए की ड्यूटीज वगैरह लगा दी उन्होंने, तो हम भी यही करेंगे कि 15 लाख रुपए वैल्यू लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ डोनेशन, ठीक है ना। अब ये जो डोनेशन है, अगर हमने इंडस हॉस्पिटल को दिया जिसको रिपीट वर्कआउट करना है, ठीक है, तो A/B/B तो C में फिगर आ जाएगी। और अगर ये हमने शौकत खाना लाहौर को दिया है तो डायरेक्टली इनकम से माइनस कर लेंगे 15 लाख रुपए को, ओके। अच्छा, एक और सुनिएगा, हमारे हिसाब से अगर वैल्यू आ रही है 15 लाख रुपए, तो ये 15 लाख रुपए फाइनल फिगर नहीं है, ये वैल्यू है। तो क्या फर्क है, जब हम इस 15 लाख रुपए को फॉर्मूले में फीड करने जाएंगे तो वहां पर हम चेक करेंगे कि एक्चुअल वैल्यू हो गई कितनी, 15 लाख रुपए, फिर हम चेक करेंगे 30% टैक्स इनकम एंड देन विच एवर इज लोअर। यानी यहाँ तो सिर्फ वैल्यू की बात हो रही है ना, ये आपने वैल्यू फिक्स की यहाँ पर, वैल्यू को आप उठा के ले गए पैरा सी में, आपके जो पैरा है उसमें सी में, और वहां जब आप प्लेस करने गए तो वहां फिर आप चेक करेंगे क्या, 30% टैक्स इनकम। न सिर्फ ये, बल्कि सुने, आपने सर्जिकल इक्विपमेंट जिसकी वैल्यू 15 लाख रुपए, ये आपने दिया, किसी और इदारे को आपने चेक दिया, किसी और इदारे को आपने कुछ और दिया, तो आपने 3 डिफरेंट डोनेशन दिए और सब रिपीट का आइटम है। तो तीनों की वैल्यू ऐड करने के बाद फिर आप चेक करेंगे 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम के साथ, ठीक है ना। तो ये 30% की जो लिमिट है वो अलग अलग नहीं है कि हर डोनेशन में अलग अलग हो, ठीक है। अच्छा, फिर नंबर बी आसान है। अच्छा, नंबर सी, यूज्ड डेप्रिशिएबल आइटम्स। आपको पता है कि डेप्रिशिएबल आइटम किसे कहते हैं? देखिए, एक गाड़ी, एक कंप्यूटर आपके ऑफिस में है, वो डेप्रिशिएबल है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा कंप्यूटर आपके घर पर है, वो डेप्रिशिएबल नहीं है। हालांकि इन जनरल दोनों डेप्रिशिएट हो रहे हैं, लेकिन डेप्रिशिएबल आइटम किसे कहते हैं हम? अच्छा, अब देखिए, ये भी बहुत कॉमन होता है हमारे यहाँ, बहुत कॉमन है कि एक कंपनी के डायरेक्टर है, उसका लैपटॉप, अच्छा लैपटॉप अच्छी कंडीशन में है, लेकिन उसने नया लैपटॉप ले लिया, तो पुराना लैपटॉप बेचने के बजाय उसने किसी इदारे को दे दिया, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर को अपने कमरे का फर्नीचर चेंज करना है, तो पुराना फर्नीचर उसने किसी इदारे को दे दिया। तो अब यहाँ पर आप क्या वैल्यू लेंगे? टैक्स WDV, और वो क्या होगी? कॉस्ट माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन। अच्छा, टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो कैसे वर्कआउट करेंगे
ये हमारा है चैप्टर नंबर 12। ठीक है, अच्छा ना, अब हम एक काम करते हैं कि क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। याद रखिएगा कि हम इसके बाद फिर यूज डेप्रिशिएशन के बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हम एक काम ये करेंगे कि चैप्टर नंबर 4, 5, 6 कुछ आगे के चैप्टर भी हम आपको पहले से गूगल ड्राइव पे डाल देंगे, तो वो आप एडवांस में देख सकते हैं। अच्छा, उससे एक बेनिफिट क्या होगा, अगर आप वो वीडियो हमारे देख लें और फिर यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एक रिवीजन भी हो जाएगा। दूसरा, आप वैसे क्वेश्चन तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, नमाज का टाइम होने वाला है। अल्लाह हाफिज।